फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेफर क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मानचित्र यानी मैप के बारे में। आप इसमें पूरे स्टडी करने वाले हैं कि व्हाई मैप इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें मैप के बारे में कि जैसा कि अभी बताया मैंने मैप क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे पहले के लोग मैप का यूज़ करते थे या नहीं करते थे। और आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, पिछले चैप्टर्स में देखा होगा ग्लोब के बारे में और मोशन ऑफ अर्थ यानी अर्थ पृथ्वी की गति के बारे में। तो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे मानचित्र। इसलिए फटाफट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और इसमें बता रहा है कि आपने पहले पढ़ा है ग्लोब के इम्पोर्टेंस के बारे में और उसकी सीमाएं किस प्रकार होती हैं और पृथ्वी का अध्ययन हमें, ये जो पूरी पृथ्वी का अध्ययन हम करते हैं या उनका अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जब हम अपनी पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये हमारे लिए कितना उपयोगी साबित होता है या नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। यानी आपने जब ग्लोब का अध्ययन किया तो आपने देखा कि कैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ये सारी चीज़ें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपने उसमें देखा। और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी आपने पढ़ा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे मैप के बारे में कि कैसे छोटी छोटी जगहों को देखने के लिए अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो मैप, जो ग्लोब है वो ब्रॉड चीज़ों के लिए होती है और जबकि मैप है ये भी ब्रॉड के लिए होता है, लेकिन ये आपके एरिया को डायरेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया रेखा यानी नीचे वाले स्थल पर खींचे गई रेखा को हम मैप में देखते हैं। मानचित्र का ये डेफिनेशन है कि अगर हम पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचते हैं या खींचे गए जो चित्र है उसको हम मानचित्र कहते हैं। जैसा दिल्ली में अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो आप मैप से देखकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो आज के टाइम पे मैप बहुत ही नॉर्मल हो गया है, सबको लगभग चलाना आता है। जबकि पहले के टाइम में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि उन्हें मैप देना या अगर किसी ने मैप खुद से बना लिया तो उस पर भी वे विरोध करते थे कि आपको इस चीज़ का राइट नहीं है। जबकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में हम बहुत सी चीज़ों के लिए फ्री हैं, इसीलिए ये बहुत ही अच्छी बात भी है और बेकार भी है क्योंकि कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। चलिए हम दूसरे डायरेक्शन में ना जाते हुए अपने स्टडी पे फोकस करते हैं। जैसा कि मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है और कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जैसा कि 7th क्लास में, 6th क्लास में एटलस की बुक्स भी आती है ताकि वहाँ पर आप सारी चीज़ों के बारे में, जो भी जगह है या जितने भी रिवर्स के बारे में आपको पता करना है तो इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग पेजेस में आपको एटलस की बुक बनाकर दे दी जाती है ताकि आप उसका अध्ययन कर सकें, आप उसकी स्टडी कर सकें। और एटलस विभिन्न प्रकारों का अलग अलग पैमानों से खींचे गए मापों पर आधारित होती है जैसे कि मैंने आपको बताया। और मानचित्र में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है जैसे कि भौतिक मानचित्र। तो इसमें भौतिक मानचित्र में आप क्या देखेंगे यानी ज्योग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं। देखिए तो यहाँ पर पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों में जैसे भौगोलिक एरिया के बारे में बात की गई है, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों, इन सारी चीज़ों के बारे में आप मैप में बिल्कुल डिटेल देख सकते हैं। जबकि आप ग्लोब में ऐसा नहीं देखेंगे। ग्लोब में आपको जो मेन चीज़ें हैं बिल्कुल डायरेक्टली वो चीज़ें दिखाई देती हैं और मानचित्र में आप बिल्कुल उसमें डीपली नॉलेज ले सकते हैं। और इत्यादि दर्शाने वाले मानचित्रों को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। तो ये है भौतिक मानचित्र का डेफिनेशन।
अब बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र, यानी राजनीतिक मानचित्र जैसे नगरों, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए जो मानचित्र तैयार किया जाता है, हम उन्हें कहेंगे राजनीतिक मानचित्र। यानी जब आप राजनीति में होते हैं तो राजनीति में क्या होता है कि कौन से स्टेट में क्या है, कौन सी कंट्री में कौन है या कौन शासन कर रहा है, तो इस तरीके से ही यहाँ पे भी कंट्री वाइज और जो जितनी सिटीज़ है, जितने स्टेट्स हैं, तो उसके बारे में, विलेजेस के बारे में जो भी हमें मैप दिखाता है, तो ये पॉलिटिकल मैप में आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र वर्षा यानी पानी, रेन के लिए, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने के लिए मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण भी किया जाता है। और मानचित्र के 3 घटक हैं, यानी मानचित्र बेसिकली किन चीज़ों पे, मानचित्र में किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है ज़्यादातर, उनके बेसिक क्या हैं। तो जैसे पहला है डिस्टेंस यानी दूरी, फिर डायरेक्शन दिशा, और फिर साइन यानी प्रतीक कि उसका चिन्ह कैसे आप पहचाने। मान लीजिए आपके पास एक मैप है, तो आपको कहीं से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। अब किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में, किस डायरेक्शन में, इसके लिए आपको दिशा, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। प्रतीक यानी आप उस चीज़ को किस साइन के थ्रू उसे दिखा सकते हैं, इसके लिए आपको साइन यानी प्रतीक की जरूरत पड़ती है उसे शो करने के लिए। तो अब हम पहले घटक की बात करते हैं, दूरी। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। और यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब हम कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, और इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। और उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे आप अपने स्कूल से अपने घर की दूरी आपकी 10 किलोमीटर है, तो जिसे मानचित्र पर आप 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। तो इसका अभिप्राय यही है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। आप इसका एक यूनिट ले सकते हैं, इकाई ले सकते हैं कि आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर होता है, ऐसा आप मान सकते हैं। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी यूनिट यही होगी। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आपको वहाँ पे रिमेंबर होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में इतनी दूरी तय की जा रही है। तो इसी तरह अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे डेली लाइफ में जो रूल्स हैं, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से, तो यहाँ पर भी हमें ये पता है। तो अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें देख सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ, कितना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे। और इस छोटे पैमाने वाला मानचित्र और यही सारी चीज़ें, यानी बड़ी चीज़ों को छोटी जगह में दिखाना, आप कहेंगे कि ये छोटे पैमाने वाला मानचित्र है। जैसा कि आपने अभी देखा, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो इस तरीके से ही आप अपना एक यूनिट बना सकते हैं और उसको बड़ी चीज़ों को भी छोटे मैप पे भी दिखा सकते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, यानी जगह छोटी है पर आपको उसमें जो आप मानचित्र बनाएंगे वो बड़ी दिखाएंगे। तो इस तरीके से जब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर, यानी मीटर ज़्यादा है, सेंटीमीटर छोटा है, इस तरह से दर्शाया जाता है। और इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर आप छोटी जगहों को बड़े पैमाने पर दिखा रहे हैं
तो उसमें जितनी भी चीज़ें जैसे शॉप्स हो गए, मॉल हो गए या कोई भी चीज़ें, किसी का घर हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी आपको उसमें जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र है आप उसमें देख सकेंगे। देखिए जैसा यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, खेल का मैदान है, पीओ सामुदायिक केंद्र, तो ये है यहाँ पे डायरेक्शन की जगह, कहाँ पे दुकानें हैं, कहाँ पे वेल है, कहाँ पे विद्यालय यानी स्कूल है, विकास का घर, शीला का घर यानी लोगों का जो घर है वो भी दिखाए गए हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उदाहरण है। अब आपने बात की थी दिशा, हमने बात की थी दिशा की, डायरेक्शन की, तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अधिक मानचित्र में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बनाया गया है जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान दिशा को निर्देशित करता है और उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। यानी एक डायरेक्शन पता होने के बाद आप सामने वाले डायरेक्शन को, उत्तर पता हो गई तो आप सामने वाले डायरेक्शन को अपने आप ही बता सकते हैं कि वो क्या है, दक्षिण है यानी नॉर्थ एंड साउथ है। फिर आप उसके लेफ्ट हैंड पे डायरेक्टली बता सकते हैं कि इधर आपका नॉर्थ है, यानी नॉर्थ है, साउथ है, ये क्या है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। कि जैसे अगर आपके सामने अगर उत्तर है तो आप साइड में बताइए कि आपके इधर जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर पश्चिम है और राइट साइड में पूरब है। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन पहचान सकते हैं। अगर सामने आपके पूरब है तो पीछे वाला डायरेक्शन पश्चिम होगा, इस तरह से। देखिए अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। और देखिए जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप पूर्व पश्चिम लगा सकते हैं। और ये 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बंधु कहे जाते हैं। तो ये जो जितनी भी 4 डायरेक्शंस है तो इन्हें हम प्रधान दिग्बिंदु यहाँ पे कहेंगे। इसकी डेफिनेशन आप मान सकते हैं। और बीच की 4 जितनी भी दिशाएं हैं जैसे उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, तो इनकी मदद से भी हम किसी स्थान पर सही दिशा में जा सकते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं कि दिशा का पता लगाना, जैसे विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा इत्यादि हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। और यह एक यंत्र है दिक्सूचक जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है और इसके चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होती है, यानी जो चुंबक है उसकी दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की ही ओर होती है। आप किसी भी कैसे भी रखें वो अपना नॉर्थ एंड साउथ ही आपको डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा। अब बात करते हैं साइन, हमने पढ़ा अभी दूरी, फिर पढ़ा डायरेक्शन, दिशा, अब पढ़ते हैं साइन यानी प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसीलिए हम क्या करते हैं कि मैप में इन सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ पे भी है, तो हमने भवनों के लिए सर्कल का साइन दे दिया, सड़कों के लिए रेक्टेंगल का साइन दे दिया, पुलों के लिए ट्राइंगल का दे दिया, वृक्षों के लिए लाइन का दे दिया, रेल के लिए और किसी चीज़ का दे दिया। तो इस तरीके से आप हर चीज़ के लिए एक साइन दिखा सकते हैं ताकि सामने वाला जो भी बंदा है वो देख रहा है वो आराम से इस चीज़ को समझ जाए कि इस चीज़ के लिए ये साइन दिया गया। और उसके आगे आपको उसका नेम भी लिखना है कि जो सर्कल है ये किस चीज़ के लिए है, यानी भवन के लिए है या सड़क के लिए है, इस तरह से। तो ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तब आप किसी से दिशाओं के बारे में पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से आराम से पता लगा लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ जाते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे रेलवे लाइन के लिए ये रेलवे लाइन जैसी ही साइन बनाई गई है, सड़कों के लिए सड़क जैसी बनाई गई है, सीमाओं के लिए इस तरीके से, नदी कुओं के लिए पानी, सर्कल, ताकि उनसे आप देख के आराम से साइन पहचान सकते हैं। देखिए जो ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, यानी इन सारे जितने भी प्रतीकें दिखाई गई ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं जो विश्वव्यापी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय।
कुछ रूढ़ प्रत्येक 4.3 में भी आपने देखा ऊपर, और विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है, ताकि उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय भूलों, जैसे ऊपर अभी बताया मैंने, अगर नदी है तो उसका नदी के पानी जैसा आपको दिखा दिया गया, तो इस तरीके से। अब बात करते हैं रेखा चित्र, यानी अभी तक हमने देखा घटक के बारे में, अब देखेंगे आप रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, यानी आपकी मेमोरी पर आधारित होता है, बेस्ड होता है। और कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। और मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, यानी लाइन टू लाइन आप शो कर सकते हैं, और इसे रेखा मानचित्र कहा जाता है। अब देखिए खाका। तो खाका क्या है? खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को हम खाका कहते हैं। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि अगर हम किसी गांव के बारे में बताना चाहते हैं तो उसे बड़े पैमाने पर चित्रित करते हैं तो उसको हम खाका कहेंगे। और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ भी मिलती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई क्या है, जिनमें मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा खींच सकते हैं, जिसे ही हम खाका कहते हैं। तो ये है आपका चैप्टर, फुल चैप्टर। अगर आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो बेस्ट ऑफ लक, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आप ये पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है कि कौन कौन से घटक हैं, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। प्रधान दिक्सूचक कौन कौन से हैं, जैसा कि अभी हम आपको बताया गया ऊपर की डेफिनेशन, ये क्या है, क्यों है, जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये है प्रधान दिक्सूचक। और पैमाने से आप क्या समझते हैं, मानचित्र क्यों सहायक होता है, खाके के बीच का अंतर, और खाका कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है, कौन सा छोटा मैप या बड़ा मैप, मानचित्र या बड़ा मानचित्र, तो प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली पुट आउट कर लेंगे अगर आपने एक एक पैराग्राफ में एक एक लाइन जो मैंने समझाई है वो आपने अच्छे से सुनी होगी। तो नहीं सुनी तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।